मैं कालजयी अनिल कुमार श्रीवास्तव फाउंडेशन की सचिव आकृति श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ आए और हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे महापौर जगत बहादुर सिंह जी का पुष्प से स्वागत करें। आकृति। साथ ही मैं न्यास की सबसे सक्रिय सदस्य अलंकृति से निवेदन करूंगा कि अलंकृति यहां आए और हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्री वेद प्रकाश जी का पुष्प से स्वागत करें। अलंकृति। और इसके साथ ही कार्यक्रम की संकल्पना और इसके कंसेप्ट के बारे में हम आमंत्रित कर रहे हैं यहाँ पर अपने सारगर्भित विवरणों के साथ आकृति श्रीवास्तव जी को, जो न्यास की गतिविधियों के बारे में और शब्द की संकल्पना के बारे में हम सबको अवगत कराएंगी। आकृति श्रीवास्तव। नमस्कार और स्वागत आप सभी का कालजयी अनिल कुमार श्रीवास्तव फाउंडेशन शब्द 2022 में एक बार फिर से स्वागत करता है। बचपन से ही पिताजी के मुंह से हम लोगों ने एक गीत सुना था और सुनकर हम मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे कि मीठे जल के कुंड किनारे वासी हम, जब भी खाली हुई कटौती फिर भर लाते हैं और अपनी प्यासों के दरिया से ऐसे नाते हैं कि जब भी खाली हुई कटौती फिर भर लाते हैं। सुनकर हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था जैसे शायद इस व्यक्ति के पास सच में कोई जादुई मीठे जल का कुंड है जहाँ से ये अपनी कटौती भर लेता है। अब हमारी समझ में आ रहा है कि पिछली बार हम अपनी खाली कटौती लेकर आपके पास आए थे और आपने साहित्य के मीठे जल से हमें आकंठ भर दिया था। अब धीरे धीरे हमारी कटौती रीति और हम पुनः उसे भरने आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो बस एक ही अनुरोध कि इस कटौती को फिर से मीठे जल से भर दीजिए। निश्चित ही ये जादू का कुंड है। साहित्य जादू है। इसका जादू बचपन से हमने देखा है। हमारी इच्छाओं और आवश्यकताओं के हिसाब से न जाने कितने ही गीत बनते बिगड़ते हमने खुद देखे हैं। और इस जादू की छड़ी जिसके हाथ में है वो है जादूगर, रचनाकार, इस लोक का सृजनकर्ता। चाहते क्या हैं? गीदड़ को इंसान बनाना या इंसान को शेर? बेशक ये साहित्य कर सकता है एक ऐसा जादू। बिल्कुल सही है कि कथा वही बनी जो वाचक ने कही, अनदेखी पीड़ा वही घनी जो दृष्टा ने सही। यही काम करता है साहित्यकार। तो आपका आशीर्वाद लेने हम फिर से आ गए। पिछले वर्ष शब्द 2021 को जो आशीर्वाद आपने दिया था, हम 3 बहनों ने अपने पिता की ज्ञानपीठ से प्रकाशित पुस्तक का विमोचन और श्रद्धांजलि देने के लिए एक कोशिश की थी। हमें तो कल्पना भी नहीं थी कि ये कोशिश इतना संबल पाएगी। 27 और 28 अक्टूबर 2021 को श्री नरेश सक्सेना जी, श्री कृष्ण कल्पित जी, पद्मश्री कपिल तिवारी जी, अनुराधा सिंह जी, गीत चतुर्वेदी जी, आशुतोष द्विवेदी जी और अंबर पांडे जी, हेमंत देवलेकर जी जैसे लोग, यतीश कुमार जी जैसे लोगों ने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। और वहीं इसी शहर से विवेक चतुर्वेदी जी, बाबू शाह कोहली जी, राजेंद्र दानी जी, पंकज स्वामी जी, आशुतोष द्विवेदी जी, इन सभी लोगों ने मार्गदर्शक की तरह हम लोगों का साथ दिया
और शब्द 2021 को सफल बनाया। एक बार फिर से हम शब्द लेके आपके पास हैं और इस बार मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ अभी तक आए यहाँ पहुँच चुके हमारे अतिथि प्रिय अभिषेक जी, दिनेश चौधरी जी, पंकज चतुर्वेदी जी, अविनाश मिश्रा जी, आप सभी का शब्द 2022 में स्वागत है। एक बार पुनः धन्यवाद महापौर सर और पूर्व कमिश्नर सर का कि आपने हमारे आयोजन में पहुंचकर इसे गरिमा प्रदान की। तो एक बार फिर से कालजयी अनिल कुमार श्रीवास्तव फाउंडेशन का संकल्प दोहराते हुए कि हे रचनाकार, हे इहलोक के सृजनकर्ता, तुम अपनी अनसुनी धुनें, जीवंत हुए चित्र, गूंगे पत्थर और मेज पर पड़ी जो किसी को समर्पित नहीं हो पाई कुछ कहानियाँ, सैकड़ों कविताएं और अनगिनत विचार जो इस दुनिया को थामे हैं, हमारी झोली में डाल दो। हमें अपना उत्तराधिकारी चुनो। हम इस प्रयास का वचन देते हैं कि स्वयं शक्तिशाली हो, तुम्हारी अनसुनी धुनों को श्रव्य आवृत्ति देंगे, तुम्हारे सोते हुए चित्रों को जगा देंगे, तुम्हारी खामोश रचना पर तुम्हारा ही नाम लिख देंगे और तुम्हारे विचार से इस दुनिया को बदल देंगे। हमें अपना उत्तराधिकारी चुनो। इस संकल्प के साथ हमारा ध्येय वाक्य श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव जी के ही शब्दों में कि मैं तिमिर को चीरता हूँ, आओ मेरा साथ दो। मैं तिमिर को चीरता हूँ, आओ मेरा साथ दो। धन्यवाद। कृति, आकृति और अलंकृति अब त्रिवेणी के नाम से पूरे देश में जानी जाने लगी हैं। इन 3 पुत्रियों ने ये बता दिया है कि किसी कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं है। पुत्रियां अपने पिता की, अपने विरासत की, अपने परिवार की प्रेम से भीगी हुई ऐसी संवाहक होती हैं जो बहुत गरिमामय तरीके से और भावनात्मक रूप से अपनी स्थाति को आगे बढ़ाती हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में जो एंथम है कालजयी अनिल कुमार श्रीवास्तव फाउंडेशन का कबीर जी की सुप्रसिद्ध रचना, उसके साथ और 1 या 2 गीतों के साथ सुप्रसिद्ध संगीतकार, गायक, सुयोग पाठक, विवेचना रंगमंडल के अपने साथियों की मंडली के साथ हमारे बीच है साधु शब्द साधना सीख सुयोग।
कीजिए, साधु शब्द साधना कीजिए। शब्द सुन सुन भेष धरत है, शब्द कहे अनुरागी। शब्द सुन सुन भेष धरत है, शब्द कहे अनुरागी। षट दर्शन सब शब्द कहते हैं, षट दर्शन सब शब्द कहते हैं, षट दर्शन सब शब्द कहते हैं। षट दर्शन सब शब्द कहते हैं। शब्द कहे बैरागी, साधो शब्द साधना कीजिए, साधो शब्द साधना कीजिए, साधो शब्द साधना कीजिए, साधु शब्द साधना कीजिए। शब्दे वेद पुराण कहते हैं, शब्दे सब ठहरावे। शब्दे सुर मुनि संत कहते हैं, शब्दे सुर मुनि संत कहते हैं। शब्दे शब्द भेद नहीं पावे, साधो शब्द साधना कीजिए, साधो शब्द साधना कीजिए, साधो शब्द साधना कीजिए, साधो शब्द साधना कीजिए। मीर पर बातें करो, मीर पर बातें करो, मीर पर बातें करो, तो वे बातें भी उतनी ही अच्छी लगती हैं। जितने मीर और तुम्हारा वो कहना सब दीवानगी की सादगी, दीवानगी की सादगी, दीवानगी की सादगी है। और तुम्हारा वो कहना सब दीवानगी की सादगी में, दीवानगी की सादगी, दीवानगी की सादगी में। दिल दिल करना, दोहराना दिल के बारे में, दोहराना दिल के बारे में, हाँ दोहराना दिल के बारे में। दोहराना दिल के बारे में। जोर देकर कहना अपने दिल के बारे में कि, जोर देकर कहना अपने दिल के बारे में कि, जोर देकर कहना अपने दिल के बारे में कि जनाब यह वही दिल है, जनाब यह वही दिल है, जनाब यह वही दिल है, जो मीर की गली से हो आया 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 है। धन्यवाद। संगीत का रंग जुड़ने के बाद परवान पर चढ़ने लगा है कार्यक्रम। मैं हमारे पत्रकार साथी सर्वोदयी कार्यकर्ता संतोष द्विवेदी जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारे अतिथि आदरणीय जगत बहादुर जी को और श्री वेद प्रकाश जी को कृपया मंच पर लाने का कष्ट करें। तो
आज इस ऐतिहासिक क्षण में जब अपने बनाए हुए इस ऑडिटोरियम में संकल्पना के मूल सूत्रधार रहते हुए वेद प्रकाश जी पहली बार इस ऑडिटोरियम के किसी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, मैं सबसे पहले सादर निवेदन करूंगा आदरणीय वेद प्रकाश जी से कि वो आएँ और इस पूरे कार्यक्रम के बारे में और इस पूरी कला यात्रा के बारे में अपने शुभ विचारों से हमें अवगत कराएं। आदरणीय वेद प्रकाश जी। आदरणीय अनिल श्रीवास्तव जी और उनके शब्दों को नमन करता हूँ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जबलपुर के प्रथम नागरिक आदरणीय महापौर जी और सभागार में उपस्थित सभी सुधीजन, ये संतानों की बात है, कोई पुत्र पुत्री की बात नहीं है। और उन्होंने रिश्तों की अहमियत को नए सिरे से रेखांकित किया है। हमारे अंदर तक चूँकि बहुत लंबे समय से जो हमारे बहुत हद तक न सिर्फ हमारे कल्चर का हिस्सा है, वो हमारे कल्चर का हिस्सा इसलिए है कि वो हमारे हार्डवेयर से भी जुड़ा हुआ है और वो हमारे रिश्ते हैं। और माता पिता का रिश्ता तो देवतुल्य होता है। और हमारे संस्कृति में जो अभी एंथम में षड दर्शन की बात हो रही थी, उन सिद्धांतों को याद करने वालों को मैं नमन करता हूं। और इस आयोजन के लिए आयोजनकर्ताओं को बहुत साधुवाद। और एक बात जबलपुर के संदर्भ में आपसे शेयर करना चाहते हैं। जबलपुर में कला संस्कृति का स्पंदन खूब रहा है, लेकिन बीच के समय में स्पंदन के रहते हुए भी वो कम सुनाई पड़ रहा था। ऐसे आयोजनों से जिसमें जबलपुर को लेकर लगातार साहित्य का सृजन हो रहा है, वो दिनेश जी कर रहे हों या और सभी लोग कर रहे हों, फिर से स्पंदन सुनाई पड़ रहा है। और चूँकि इस शहर में कला संस्कृति के लिए रॉ मटेरियल की अकूत संपदा है, जितना भी खनन करें वो ख़त्म नहीं होने वाला है। और हर प्रकार के हीरे जवाहरात और खनिज उपलब्ध हैं। इन्हीं माहौलों से और इवेंट से वो स्पंदन फिर पुरजोर तरीके से हमें सुनाई पड़े। आप सभी कला के अनुगामियों से, कलाकर्मियों से निवेदन है। धन्यवाद। सारगर्भित उद्बोधन में बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, वे हमारे साथ लगातार रहेंगे। बहुत कुछ जानने समझने का और उनकी उंगली पकड़ के चलने का हमें सौभाग्य मिलेगा, हम ये करेंगे। मैं बहुत सम्मान के साथ बुला रहा हूँ हमारे ऊर्जावान युवा स्वप्नदृष्टा दूरदर्शी महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू जी को। हमेशा से हमें एक बालक के रूप में इनका साथ मिलता रहा है और अब हम इनको सुनते हैं। ये मनाते हैं शब्दों का त्यौहार, क्या बात। कालजयी अनिल कुमार श्रीवास्तव जी का फाउंडेशन शब्द 2022, आपका पूरा परिवार, मैं सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित इस कार्यक्रम में जबलपुर शहर की दिशा और दशा को बदलने में जिनका बहुत महत्वपूर्ण हाथ रहा है, ऐसे हमारे पूर्व कलेक्टर और जबलपुर के नगर निगम कमिश्नर वेद प्रकाश जी को, यहाँ पर सभी पूज्य एवं प्रियजन मातृशक्तियाँ, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। यहाँ पर ये जो आज महोत्सव है, साहित्य का महोत्सव है, इसमें तरह तरह के विभिन्न शहरों से, विभिन्न प्रदेशों से लोग पधारे हैं। ये संस्कारधानी के लिए एक बहुत गौरव का विषय है और इसके लिए अनिल कुमार जी श्रीवास्तव जी का जो फाउंडेशन है, इसके सभी लोगों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और पधारे हुए जबलपुर शहर के सभी लोगों को बहुत बहुत जबलपुर शहर में उनका स्वागत बंदन, अभिनंदन करता हूं।
बहुत सारे साहित्यकार, बहुत सारे कवि, बहुत सारे व्यंग्यकार यहाँ पर उपस्थित हैं। आप लोग सही मायने में जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जो कला की संस्कृति को जीते हैं, सही मायने में आप ही वो सर्कल का बिंदु हैं जिसके इर्द गिर्द पूरा शहर या पूरा प्रदेश या पूरी दुनिया चलती है, क्योंकि आप ही उस बिंदु पर बैठकर सही या गलत, अच्छा या खराब सर्कल का निर्माण करते हैं। आप ही तय करते हैं कि इस बिंदु से जो हम सर्कल बनाएंगे वो किस तरीके का होगा। और जब इस तरीके से महोत्सव होते हैं और उसमें आप सब बड़े सशक्त उस सर्कल के बिंदु इकट्ठा होते हैं, तो निश्चित तौर पर वो बिंदु बहुत मजबूत होता है। और जब वो बिंदु बहुत मजबूत होता है तो उस सर्कल पे बैठने वाले हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को उस बिंदु से मार्गदर्शन मिलता है और हम ठीक तरीके से आप लोगों के दिखाए हुए रास्ते का मार्गदर्शन जो होता है उसका पालन करते हुए ठीक सर्कल के रास्ते पे चलने लगते हैं। तो जब सर्कल ठीक बनता है तो सब कुछ ठीक होता है, और वो सर्कल तब ठीक बनता है जब आप जैसे लोग मजबूती से उस बिंदु से उस सर्कल को बनाते हैं। आप सभी को समाज, शहर, देश के निर्माण में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान आप लोगों का होता है। ये एक बात अलग है कि अब वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष दिखता नहीं है, दिखना भी चाहिए। ऐसे कार्यक्रम बहुत सारे होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, लगातार समाज का मार्गदर्शन आप लोगों से होना चाहिए। आज भी बहुत सारा कुछ यहाँ पर ऐसा होना है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि प्रदर्शनी भी है पोस्टर्स की। यहाँ पर व्यंग का एक सत्र, तीर का भी चलना है 3 बजे, मुझे कहीं 12:30 बजे हालांकि है, वो लगभग बजने ही वाला है। मेरे कारण ये सब सारा कुछ कार्यक्रम भी लेट हुआ है। और ओपन माइक तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही आनंद आएगा उसको, अगर जो यहाँ पर सुनेगा। रिंकू भाई रिकॉर्डिंग करिएगा, आज यहाँ बैठकर सौभाग्य नहीं मिले तो रात में बैठकर ज़रूर उसको बहुत अच्छे से सुनूंगा मैं। आगे काव्य पर चर्चा होनी है, अहिर नृत्य भी होना है, काव्य संध्या भी होना है। सब कुछ आज इस कुंभ में साहित्य को लेकर यहाँ पर होना है। ये सब संस्कारधानी के लिए एक बहुत सौभाग्य का विषय है। आज मैं देरी से आया, इसके लिए आप सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। समय पर पहुँचने की मेरी आदत है, मैं पहुँचता भी हूँ, कोशिश भी करता हूँ। आज नहीं आ पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। परंतु मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आगे के लिए भी इस तरीके के कार्यक्रमों को करने के लिए ज़रूर से बैठें, ज़रूर से समय निकालें, तय करें। साल में 5 प्रोग्राम, 4 प्रोग्राम, 6 प्रोग्राम अच्छे तरीके से पूरे ताकत से हम ये कुंभ कर रहे हैं। इसका लाभ जबलपुर शहर की जनता को और लोगों को मिले। आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं, आपकी भावनाएं क्या हैं। अनिल कुमार श्रीवास्तव जी के शब्द क्या हैं, वो क्या कहते थे, वो क्या बोलते थे, क्या बताना चाहते थे। अगर ये जबलपुर शहर के लोगों को नहीं पता लगेगा तो हम सही रास्ते पे नहीं चल पाएंगे। ज़रूर से बैठिए, ज़रूर से तैयारी करिए। अगर ऐसे कुंभ में, ऐसे महोत्सवों में अगर मुझे कुछ आहुति देने का अगर सौभाग्य प्राप्त होगा तो 2 बातें बहुत अच्छी होगी। एक तो मेरा स्वार्थ है कि मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे पुण्य अर्जित होगा, और दूसरा ये है कि जबलपुर शहर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोगों का सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त कर पाएंगे, जिससे बहुत सारी चीज़ें शहर के लोगों के भीतर की ठीक होंगी, जागृत होंगी, ऊर्जा आएगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ों का समावेश ऐसे कार्यक्रमों में होता है और होगा। तो ज़रूर से अभी और भी ऐसे कार्यक्रम, ऐसे बहुत सारे महोत्सव आगे भी चलें,
इसके लिए मैं आप सभी जिम्मेदार लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ, आग्रह करता हूँ, ज़रूर से बैठें और ज़रूर से आगे ऐसे बहुत सारे महोत्सव मनाएं। आप सभी ने बुलाया, मुझे इतना सारा आशीर्वाद और प्यार दिया, उसके लिए मैं आप सबको अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। दीपावली का त्यौहार था, छठ का त्यौहार है, ईश्वर हम सब के ऊपर अपनी कृपा बना के रखे, हम सब सुख शांति समृद्धि से अपना जीवन, अपना परिवार आगे व्यतीत करें, हमारा संस्कार धानी भी उन्नति के रास्ते पे चले, हम सब आगे आने वाले समय में समृद्ध हों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। महापौर जी, एक छोटी सी लाइन फिल्मी गीत की है, देर लगी आने में तुमको, शुक्र फिर भी आए। तो बहुत सारे लोग तो कह के आ भी नहीं पाए, मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भाग दौड़ करते हुए यहाँ पर आए, पहुँचे, और ये आपकी एक हमेशा की नियत रही है, हमेशा की कोशिश रही है कि आप हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा साथ देते हैं। हम लोगों की बातचीतें होती रही हैं, आगे भी होती रहेंगी। आपके यहाँ पधारने का, ऊर्जा देने का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम अगले सत्र की ओर बढ़ रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने अतिथियों का, और अपेक्षा तो यह है कि वो पूरे समय रहें। मैं जा इसलिए रहा हूँ कि यहाँ गलती हो गई है, 1 घंटा लेट हूँ, आगे भी 1 घंटा लेट हूँ। डांट कई जगह खाना है, तो कहीं कम हो जाए थोड़ी थोड़ी, इसलिए आप लोगों को बीच से विदाई चाहता हूँ। धन्यवाद। अनुव्यय शब्द साधना सीखने की बात कही। आजकल जुबान फिसलने के किस्से बहुत हो रहे हैं, वो राजनीति में है। शब्दों को सादे रखें, थोड़ा सा इधर उधर होने से मामला गड़बड़ हो जाता है। मस्क साहब ने वैसे भी ट्विटर को ले लिया और अभिव्यक्ति को, आज़ादी को लेकर पता नहीं क्या क्या होने वाला है। ठीक है, अनु जी, एक मिनट, आपको इस कार्यक्रम का एक स्मृति चिन्ह आदित्य जी, हमारे कोषाध्यक्ष भी हैं, सबसे कीमती पद पे हैं, जल्दी देखिए और याद रखिए हमें। जो सत्र है वो व्यंग्य सत्र है, तीर, और इसमें हमारे जो आज के मूर्धन्य विद्वान व्यंग्यकार हैं वो आदरणीय प्रिय अभिषेक जी और प्रिय दिनेश चौधरी जी। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं प्रिय अभिषेक जी को, जो भोपाल से हमारे बीच में पधारे हैं, और दिनेश चौधरी जी को, हमारे शहर के हैं, दिग्दिगंत तक उनकी भी प्रतिभा का लोहा माना जाता है। मैं दिनेश चौधरी जी को और प्रिय अभिषेक जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं यहां मंच पर। करूंगा कि कृपया वे हम सब की तरफ से आकर प्रिय अभिषेक जी का पुष्प से स्वागत करें। आदरणीय मुरली जी, दिनेश चौधरी जी के स्वागत के लिए कृपया हमारा साथ दें, मंच पर आए। हम निकल रहे थे। व्यंग को विधा के रूप में स्थापित करने में आदरणीय परसाई जी का नाम पूरी दुनिया में विख्यात है, और आज व्यंग की इस पुरोधा की नगरी में इन दोनों व्यंगकारों का हार्दिक स्वागत है। इनके बारे में क्या कहा जाए वह इनकी लेखनी और इनके शब्दों से हमें पता चलेगा। प्रिय अभिषेक जी को पिछली बार भी हमने सुना था। ये अपने बारे में भी बहुत निर्मम है, जो कि व्यंगकार होने की पहली शर्त होती है, और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हुए हैं, उनके खतरों को भली भांति जानते हैं, फिर भी दबे छिपे तौर पे पंगा लेने से बाज नहीं आते। इनका खुद का परिचय जब इनसे मांगा गया था तो बड़ा दिलचस्प अंदाज में था। जन्म जैसे सबका हुआ, जन्म स्थान अस्पताल, प्रकाशित पुस्तकें घंटा, मतलब एक भी नहीं है। प्रकाशन से 25 अदृश्य पुस्तकें जो इन्होंने कल्पनाओं में छापी हैं, 50 अन्य फैक्ट्री में प्रकाशाधीन जो इनके मस्तिष्क में चल रही हैं। प्रकाशित रचनाएं हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध पत्रिका सेटिंग में, बाद में सेटिंग बंद हो गई। दैनिक चिलबिली में व्यंग्य प्रकाशित, इसके बाद चिलबिली की लीज निरस्त हो गई।
अब कोई छापने को तैयार नहीं। पुरस्कार इंदौरी कवि आशुतोष दुबे द्वारा धुरपटास पुरस्कार, व्यंग्यकारों की संस्था हाँ हम व्यंग्यकार हैं बोलो द्वारा ईर्ष्या शिरोमणि, ठलुआ फाउंडेशन का चौर्य रत्न पुरस्कार, पूरबिया साहित्य सभा का बकबक सम्मान, मैथिल साहित्य संगठन द्वारा झा की मानद उपाधि, प्रकाशक संघ का भग यहाँ से सम्मान, संपादक समूह का तू फिर आ गया अवार्ड, मजलिसे शायर से कलारी स्कॉलरशिप, निवास साहित्य में आने के बाद से सड़क पर हैं। ऐसे दिलचस्प प्रतिभाशाली युवा व्यंग्यकार प्रिय अभिषेक को मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं, उन्हें उनकी रचनाओं के साथ। मुझे आमंत्रित करने के लिए, पुनः आमंत्रित करने के लिए, पुनः झेलने के लिए, और संस्था का जो प्रयास है ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। पता नहीं लाल गुलाब क्यों दिया है, शायद सोच रहे होंगे कि मेरे तेवर कुछ नरम पड़ जाएंगे लाल गुलाब से, पर ऐसा होगा नहीं। नीचे अब आ रही है। तो इस बार 2 व्यंग्य पढ़ूंगा। पहला व्यंग्य है, इसका शीर्षक है हो रहा भारत निर्माण। तो भारत निर्माण हो रहा है। आधुनिक भारत की इससे सुंदर तस्वीर और क्या होगी भला। एक मित्र ने अभी 2 दिन पहले ही सेना, भारतीय सेना नहीं, सेना में पदभार संभाला है, और दूसरे ने आर्मी, इंडियन आर्मी नहीं, आर्मी ज्वाइन की है। एक मित्र तो सीधे ही किसी यूथ ब्रिगेड का ब्रिगेडियर बन गया है। मैंने तीनों मित्रों का संघर्ष देखा है। इन पदों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया। तब जाकर के यह गौरवपूर्ण क्षण आया है। मन आह्लादित है। तीनों को हृदय से शुभकामनाएं। चारों ओर नज़र घुमाकर देखता हूँ तो पाता हूँ कि लोग सफलता के नवीन आयाम स्थापित कर रहे हैं। बस मैं ही पीछे छूट गया हूँ। पड़ोसी सनाड्य ब्राह्मण सभा का जिला उपाध्यक्ष बन गया है और सहकर्मी कानेकुब्ज ब्राह्मण सभा का। एक मित्र इन दोनों से आगे निकलकर सर्व ब्राह्मण सभा का नगर प्रमुख बन गया है। सभी एक से एक एलीट संस्थाओं की फेलोशिप प्राप्त कर रहे हैं। बचपन का सहपाठी क्षत्रिय महासभा की युवा विंग का महामंत्री है और दूसरा मित्र किरार क्षत्रिय महासभा की प्रांतीय कार्यकारिणी को सुशोभित कर रहा है। इस उपलब्धि की इस संपूर्ण सूची में मातृशक्ति भी पीछे नहीं है। भाभी जी जैन समाज तेरा पंथ की महिला विंग की राष्ट्रीय पदाधिकारी बन गई हैं। कल पुष्प मालाओं से लदी उनकी फ़ोटो देखकर हृदय गौरव से भर गया। एक बहन भी हरियाली तीज पर अपने गोत्र की बहनों के साथ झूला झूलते हुए दिखी और कई प्रतिभाशाली नगीने तो छुपे हुए हैं। एक लंगोटिया मित्र ने बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में बताया कि वह सेन समाज का महामंत्री है। इतनी विनम्रता, उपलब्धि का कोई घमंड नहीं। मैंने कहा आपने, हाँ आपने ही कहा था, आपने कभी बताया नहीं। वह विनम्र ही बना रहा। अरे इसमें बताने जैसा क्या है, समाज के लोग आए और महामंत्री बनाकर चले गए। फिर मित्र के मोबाइल पर थानेदार जी का फ़ोन आ गया। मित्र समाज के किसी व्यक्ति की कोई समस्या सुलटाने के लिए कटिबद्ध था। रोजगार के इतने प्रतिष्ठित और सुनहरे अवसर पहले कहाँ उपलब्ध थे। जाट महासभा, कायस्थ महासभा, गुर्जर महासभा, यादव महासभा, लोधी महासभा, धाकड़ महासभा, माथुर वैश्य संघ, माथुर चतुर्वेदी, कान्यकुब्ज, सनाड्य, भार्गव, मैथिल, सरयू, पारी, सेन, विश्वकर्मा, बाल्मीक, जय समाज, कुर्मी, पाल बघेल, ऐसे अनेक संगठन प्लेसमेंट कर रहे हैं। बस आवश्यकता कड़ी मेहनत, लगन और पक्के इरादे की है। बेरोजगारी दूर करने का उत्तरदायित्व अब सरकार ने जातियों को सौंप दिया है। युवाओं में समाज के उत्थान के प्रति जो जोश है वैसा पहले नहीं था। पहले आदमी बुढ़ापे में जातिवादी होता था, आज का युवा बचपन से जातिवादी हो रहा है। ये एक शुभ संकेत है। शायद राष्ट्र के उत्थान में यही एक बाधा रह गई थी जो अब दूर हो रही है। सांप्रदायिकता के लक्ष्य को तो हमने सन 47 में ही प्राप्त कर लिया था, पर जातिवाद का लक्ष्य अधूरा था। हम इसे जल्द ही प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार हम वास्तव में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को प्राप्त कर रहे हैं। हम स्वतंत्र हैं क्योंकि हम जो चाहें वो कर सकते हैं।
हम समान हैं क्योंकि हम सब अपनी अपनी बिरादरी के समान रूप से सदस्य हैं, और बंधुत्व तो हमारी बिरादरी में पहले से ही है, हम उसे और बढ़ा रहे हैं। समान तो हम इतने हो चुके हैं कि यदि गाड़ी पर यह लिखा ना हो कि यह किस जाति के बॉयज़ की गाड़ी है, तो हमें पता ही ना चले कि अंदर किस जाति के बॉयज़ बैठे हुए हैं, क्योंकि सब एक जैसे दिखते हैं। और उन बॉयज़ में भी मारपीट तोड़फोड़ की स्वतंत्रता हेतु अद्भुत बंधुत्व दिखाई देता है। मैं तो हम भारतीयों की इस अद्भुत मेधा के आगे नतमस्तक रहता हूँ। विद्वान जातीय अस्मिता की ही बात करते रह जाते हैं, कोई भी कलेक्टिव कॉस्ट कॉन्शियंस की बात ही नहीं करता। एक बिरादरी के लोगों की अंतरात्मा से एक जैसी आवाज़ आती है। एक ही जाति के दो नितांत अपरिचित लोग भी मिलें तो भरत मिलाप जैसा दृश्य उत्पन्न हो जाता है। हमारे संविधान निर्माता इतनी सारी जातियों और इनकी सामूहिक अंतरात्मा से घबरा गए और वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ले आए, पर जातीय बुद्धि ने उसे अपने तरीके से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बना दिया है। एक समाज की मांग है कि 4 विधायक के टिकट हमें दो, हमारी उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 3 लोकसभा सीटों पर फलां जाति का प्रभुत्व है, तो फलां जाति ने भी हुंकार भर दी है। उस समाज का कहना है कि यदि उनकी बात नहीं सुनी गई तो वे ईंट से ईंट बजा देंगे। नेताजी मंच से कहते हैं, हम उस समाज के बहुत ऋणी हैं, उस समाज का एक गौरवशाली इतिहास है, हम उस समाज के लिए सब कुछ करेंगे। और ऐसा भी नहीं कि उस समाज केवल धमकी दे रहा है, कई बार उस समाज ईंट से ईंट तो नहीं, पटरी उखाड़ कर गिट्टी से गिट्टी बजा देता है। जब कोई जाति ईंट से ईंट बजाती है तो राजनीतिज्ञों के लिए कर्णप्रिय संगीत उत्पन्न होता है। नेताजी प्रत्याशियों की सूची का विच्छेदन करते हैं और बताते हैं कि हमने उस समाज को इतने टिकट दिए हैं और फलां समाज को इतने टिकट दिए हैं। पत्रकार महोदय सब लिख लेते हैं दूसरे दिन अखबार में छापने के लिए। पत्रकार भी पहले जैसे नहीं रहे, वे भी देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध हो गए हैं। पहले के पत्रकार ना तो गंभीर थे और ना ही बोल्ड। पहले के पत्रकार लिखते थे उस क्षेत्र में एक जाति विशेष का प्रभुत्व है, या जाति विशेष के वोट अधिक हैं, या अमुक नेता को एक जाति विशेष का समर्थन मिल रहा है। आज के पत्रकारों ने देश के विकास में जातियों के महत्व को पहचान लिया है। अब वे खुलकर बताते हैं कि उस क्षेत्र में ठाकुर वोट इतने हैं और ब्राह्मण वोट इतने हैं। बाकायदा जातियों का विश्लेषण छापते हैं, बताते हैं कि नेताओं को पाटीदारों के वोट मिल रहे हैं, मेवाड़ा समुदाय उनसे नाराज़ है। मीडिया का आधुनिक भारत के निर्माण में ये जो योगदान है, ये इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। आज टहलते हुए एक मित्र के घर जा पहुंचा। मित्र कुछ लिखने में मगन था। दरियाफ्त की तो मित्र ने बताया कि अध्यक्ष जी ने जाति के लिए एक गीत लिखने को कहा है। शुरुआत की है, पंक्तियां इस तरह हैं, हम हैं निर्भीक बहादुर गण, हम हैं भारत के ब्राह्मण। वाह, मैंने कहा कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। एक दिन वो आएगा जब हर जाति का अपना अपना अलग कौमी तराना होगा, अपना झंडा होगा। इतना ही नहीं, पिछले कुछ समय में मैं कुछ ऐसे टूर्नामेंट्स में गया कि लगता है भारत में भविष्य में ठाकुर ओलंपिक, ब्राह्मण ओलंपिक, जाटव ओलंपिक, एशियाड की तर्ज पर यादव यार्ड, पंडित यार्ड सफलतापूर्वक आयोजित होने लगेंगे। मैं भविष्य में एक अंतर्जातीय ओलंपिक की भी संभावना देख रहा हूँ। सोचिए कितना गौरवपूर्ण क्षण होगा जब सब अपनी अपनी जाति का झंडा लेकर मार्च पास्ट निकालेंगे। अखबार में लिखा आएगा, भूमिहार 5 स्वर्ण 3 रजत और 2 कांस्य के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर हैं। आखिर देश के विकास के लिए खेलों का विकास भी होना ज़रूरी है ना। धन्यवाद। दो लघु कथाएं लिखी थी मैंने, 2 लघु कथाएं, इनको मिला करके एक भग्गू कथा बनती है। आप एक भग्गू कथा भी कह सकते हैं। लघुओं भगुओं की बातें हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं जो। ये कार्यालय में मैं गया था तो बाबूजी से मेरी मुलाकात हुई और चर्चाएं हुई। आप भी लिखते हो? बाबूजी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए मुझसे कहा जब मैंने उनको बताया कि मैं लिखता हूँ। मैं उनके सामने टेबल के उस पार बैठा हुआ था। फिर बाबूजी ने कहा, हमारे साहब को पढ़ा है कभी? जी पढ़ा है थोड़ा सा। मैंने कहा, साहब को पढ़िए, उनके जैसा कोई नहीं लिखता, बहुत शानदार लेखक हैं, भाषा तो ऐसी है मतलब 1 नंबर। जी ज़रूर पढ़ूँगा। वो मेरी फाइल साहब की टेबल पर रखी है।
अब नियमों में ही कोई प्रावधान नहीं है तो साहब क्या करेंगे? नियमों में तो शायद प्रावधान, आपने साहब की नई किताब पढ़ी? नहीं पढ़ी तो देख लेंगे। जी मतलब? अरे उनके नए व्यंग संग्रह का नाम है नहीं पढ़ी तो देख लेंगे। क्या व्यंग लिखे हैं उन्होंने? जी ऑनलाइन मिल जाएगी क्या? ऑनलाइन की क्या ज़रूरत है, 10-12 तो मेरे पास ही धरी हैं, आप 10 ले जाना, अपने दोस्तों को भी पढ़वाना। मेरे काम का कुछ हो सकता है क्या? देखो, अच्छा लेखक बनना है तो साहब को पढ़ो। बड़े बड़े CS, PS, DG, ADG सब साहब की किताबें पढ़ते हैं। तभी चपरासी आ गया, साहब बुला रहे हैं। बाबूजी साहब से मिलने चले गए, लौट कर आए और कुर्सी पर बैठ गए। सांस को तेज चल रही थी और चेहरे पर तनाव था। मुझे देखा और बोले, जी कहिए क्या काम है, किससे मिलना है? अरे आप भूल गए वो फाइल, आप अभी साहब के लेखन की तारीफ़ कर रहे थे। 1 नंबर का वाहियात राइटर है, 2 कौड़ी का चोर, साले को कुछ लिखना विखना नहीं आता। मैं बता रहा हूँ, 1 लाइन ढंग से बिना गलती के नहीं लिख सकता, लिख के बता दे तो जानूँ, बस किताबें पेलता रहता है। फिर बाबूजी ने उठकर अपनी अलमारी खोली, ये 50 किताबें मेरे मत्थे मर दी हैं, अब क्या ठेला लेकर गली गली घूमूं किताबें ले लो की आवाज़ लगाता हुआ? मैं फिर से बाबूजी को याद दिलाने की कोशिश करने लगा। आप भूल गए, मैंने बताया था कि मैं भी थोड़ा बहुत लिखता हूँ, हालांकि साहब जैसा तो नहीं लिखता। अरे आप उससे बहुत बढ़िया लिखते हो, वो तो मतलब गधा है, आप बहुत बढ़िया लिखते हो, ऐसी बढ़िया बढ़िया लिखते रहो। जी वो रूल्स में नहीं है तो काम कैसे होगा फिर? काहे के रूल्स में नहीं है, सब रूल्स में। मैं देखता हूँ आपका काम कैसे नहीं होता, सब पोल पट्टी जानता हूँ। और अगर आपका काम नहीं हो तो जिनके काम हुए हैं उनकी नकल दे दूँगा, ले जाना आप, मैं बताता हूँ इसको, आप बेफिक्र होकर के जाओ। ठीक है मैं चलता हूँ, ये 10 किताबों के 3000 रुपये दे जाना। लघु कथा भाग 2। मे आई कम इन सर? कहिए। तुमको बताया था ना कि तुम्हारे काम में प्रॉब्लम है, नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। नहीं सर, मैं काम के लिए नहीं आया हूँ, मैंने आपकी पुस्तक नहीं पढ़ी तो देख लेंगे। पढ़ी थी? अच्छा पढ़ी थी, गुड। कैसी लगी? आइए आइए अंदर आ जाइए, बैठिए। सर बहुत सुंदर विंग लिखे हैं आपने, मज़ा आ गया। पुस्तक पढ़कर मैं आपसे मिलने का लोभ संवरण न कर सका। इतने बड़े लेखक के दर्शन का सौभाग्य कहाँ हर किसी को मिलता है। अच्छा आपको अच्छे लगे व्यंग? अद्भुत हैं सर, सब एक से बढ़कर एक। पाजी कहीं के, चोर 1 नंबर के, हट कुत्ते तो विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। मैं धोबी का कुत्ता भी बहुत सुंदर लिखा गया है। वाह, और मरता क्या ना करता में जो व्यंग के माध्यम से मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई हैं वे भी मर्मस्पर्शी हैं। आपने सारे व्यंग पढ़े हैं? जी सर, आँखें फूट गई भी बहुत प्यारा व्यंग है, और मैंने व्यंग न केवल स्वयं पढ़े बल्कि सारे मित्रों को भी पढ़वाए। अच्छा, मित्रों की क्या प्रतिक्रिया थी? मारो साले को पर तो सर सब मुग्ध हो गए, इतना अच्छा लिखा है आपने। सिर पीट लूँ भी बहुत पसंद आया मित्रों को सर। बाबूजी ने तो 1 ही किताब दी थी, पर व्यंग इतने स्तरीय थे कि क्या कहूँ। 9 किताबें और ले जाकर अपने मित्रों में बांटी। क्या कहा? बड़े बाबू ने केवल 1 ही किताब दी थी आपको? जी सर, बड़ी मुश्किल से निवेदन करके मांगी मैंने। यहाँ वापस कर जाता है कि कोई किताब ही नहीं ले रहा, मैं क्या करूँ? मैंने कहा रोको फाइल सबकी, जो भी किताब लेने से मना करे उसकी फ़ाइल रोक दो। हमारा दायित्व है ये सुनिश्चित करना कि सभी अच्छा स्तरीय साहित्य पढ़ें। जब तक पुस्तक ना ले लें फ़ाइल अटकाए रहो। अब पता लगा झूठ बोल रहा था। सर आपकी पुस्तक तो लोग मुंह से मांग कर ले जाते हैं, इतने लोकप्रिय हैं आप। मैंने तो कहा कि आप भले मेरा काम मत करो, पर आप मुझे साहब की किताबें पढ़ने से नहीं रोक सकते। साहब के व्यंग पढ़ना मेरा मूल अधिकार है। फ़ाइल रोकनी है तो रोको, पर किताब तो मत रोको। आपकी फ़ाइल कैसे रोक सकता है? सर कहते हैं नियमों में नहीं है। कैसे नहीं है नियमों में? सब है नियमों में। 1 नंबर का भ्रष्ट बाबू है, नियमों में सब है, आप निश्चिंत रहिए। सर वो 5 किताबें और मिल जाती। मेरा मत है कि अच्छा साहित्य अधिकाधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए। आपकी कालजयी रचनाओं से जनता को वंचित रखना बहुत बड़ा अन्याय होगा। बिल्कुल बिल्कुल, साहब ने कहा और घंटी बजाई। चपरासी आ गया। बड़े बाबू को भेजो। बड़े बाबू आ गए। बड़े बाबू ने साहब को श्रद्धा से
और मुझ प्रार्थी को हिकारत की नज़र से देखा। साहब ने कहा, इनकी फ़ाइल मेरी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करो तत्काल, और 5 किताबें कल प्रकाशक के यहाँ से उठा लाना और इनको दे देना। फिर मुझसे बोले, आप जाइए, आपका काम हो जाएगा। जाते हुए मुझ प्रार्थी ने बड़े बाबू को एक झलक देखा, निगाहें मिली, हम दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा। गाना बज रहा है, आँखों ही आँखों में इशारा हो गया। धन्यवाद। प्रेशर की चिकित्सा पद्धति में पूरे शरीर का इलाज ना करके हथेलियों पे कुछ बिंदु होते हैं जिनको दबाया जाता है और पूरा मर्ज ख़त्म हो जाता है। प्रिय अभिषेक जी ने व्यवस्थाओं के उन बिंदुओं को बहुत अच्छे से पहचान लिया है और उनको जैसे ही दबाते हैं तो मर्ज की पहचान होती है और एक हंसी भरी कराह निकल जाती है दर्द के लिए। बहुत ही अद्भुत नज़र है उनकी, और पिछली बार भी मैंने कहा था और अभी मैं फिर बोल रहा हूँ, इनकी कलम से बहुत कुछ निकलना बाकी है और बहुत कुछ पढ़ना हम लोगों को बाकी है। अच्छा है हम एक ऐसे काल में जी रहे हैं जिसमें प्रिय अभिषेक जैसे लोगों का सृजन अपने चरम पर रहेगा। बहुत बहुत बधाई प्रिय अभिषेक जी, हम सभी की तरफ से। और मैं बड़े खुलूस और मोहब्बत के साथ यहाँ बुलाना चाहूँगा आदरणीय दिनेश चौधरी जी को। छत्तीसगढ़ में इप्टा के प्रमुख स्तंभ रहे, अपनी रंग चेतना और समझ डूंगरगढ़ में लगातार नाटकों के फेस्टिवल करवाते रहे। शब्दों के चितेरे हैं, बखूबी उनसे तमीज़ से व्यवहार करना जानते हैं। एक्सप्रेशन और अभिव्यक्ति गज़ब की है, भाषा प्रवाह अद्भुत है। अभी बीते दिनों उन्होंने जबलपुर के लोगों के ऊपर जो कैरिकेचर तैयार किया था शहरनामा के नाम से, वो काफ़ी चर्चित रहा है। मनोहर महाजन जी और नायकर जी जो यहाँ की ख्यात कला विभूतियाँ रही हैं, उनके ऊपर लिखी हुई इनकी 2 किताबें आई हैं। अपनी शैली में अपनी तरह से बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं आदरणीय दिनेश चौधरी जी। मैं ससम्मान बुला रहा हूँ उनको उनकी व्यंग्य रचनाओं के साथ। मैं पेशेवर व्यंग्यकार नहीं हूँ, कुछ मजाक में उल्टा सीधा लिखता रहा और सारा कसूर अग्रज साथी अरुण पांडे जी का है। वो तारीफ़ करते रहे और दीवान छप कर आ गया, और मैं इसे ले भी आया हूँ, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ आ रहा था तो कुछ मित्रों से पूछा कि किस तरह की रचनाएं पढ़नी चाहिए, तो सब ने कहा कि रचनाएं छोटी होनी चाहिए, यानी मुसीबत जितनी छोटी है उतना अच्छा। जहाँ भाई प्रिय अभिषेक ने जिस ज़मीन पर अपनी रचना छोड़ी है, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। 2 छोटी रचनाएं पढ़ूँगा। पहली रचना का शीर्षक है हिंदी साहित्य 150 रुपये किलो। ये विज्ञापन आपने देखा होगा। हिंदी साहित्य 150 रुपये किलो का विज्ञापन देखकर रहा नहीं गया। मैंने झोला निकाला और आदतन श्रीमती जी से पूछा क्या लाना है। उन्होंने कहा 2 किलो नॉवेल, 1 किलो कविता, 1 किलो संस्मरण और 100 ग्राम आलोचना। मैंने पूछा आलोचना इतनी सी? उन्होंने कहा तीखी होती है और खपती कम है। दुकान में भीड़ थी, राजभाषा वाले मित्र मिल गए, 2 बोरियां लेकर आए थे। मैंने पूछा क्या साल भर का स्टॉक एक साथ ले जाते हैं? उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। हिंदी पखवाड़े के लिए 2 लाख का बजट था। गेस्ट के फ्लाइट और रहने का खर्चा, प्रिंटिंग, एड, रिफ्रेशमेंट वगैरह में सारे पैसे खप गए। 3-1 हज़ार बचे थे तो सोचा 12-15 किलो साहित्य खरीद लूँ, आखिर अपनी दाल रोटी इसी से चलनी। और क्या चल रहा है डिपार्टमेंट में? मैंने पूछा। उन्होंने कहा काम का प्रेशर बहुत है, रोज़ हिंदी का एक नया शब्द निकालना पड़ता है, फिर अंग्रेजी में उसका अर्थ और समानार्थी शब्द, कामकाज में उसकी उपयोगिता, रोज़ एंट्रेंस के ब्लैक बोर्ड पर इसे लिखना होता है। आजकल काम का दबाव कुछ ज़्यादा ही हो गया है। मैंने कहा सही कह रहे हैं, रोज़ एक शब्द लिखवा कर सिर्फ 1 लाख की सैलरी देना मजदूरों का शोषण है। हाँ वो तो है, कहकर वे साहित्य तुलवाने में लग गए। बड़ा ग्राहक देखकर दुकान वाले ने थोड़ा साहित्य ऊपर से भी डाल दिया। कार से एक मेम साहब उतरी थी, उन्हें ब्लू कवर वाले साहित्य की ज़रूरत थी। उन्होंने बताया कि रेड कवर वाली पहले से बहुत है, अभी ड्राइंग रूम में ब्लू कवर के पर्दे लगवाए हैं, इसलिए मैचिंग लिटरेचर की ज़रूरत है। मेम साहब की बेटियां नाक भाव से कुड़ रही थी। हिंदी लिटरेचर लेना उसे अपमानजनक लग रहा था।
मेम कह रही थी पढ़ना तो नहीं है, सेल्फ में लगानी है तो थोड़ा चीप लिटरेचर लेना ठीक रहेगा। दुकानदार से दुआ सलाम है, बैठने लगे, कुर्सी दी और चाय भी मंगवाई। मैंने कहा हिंदी साहित्य का रेट कुछ ज़्यादा ही नहीं गिर गया? उसने कहा नहीं बाबूजी, ये तो सीजन का रेट है, अभी हिंदी पखवाड़ा चल रहा है तो उठाव भी ज़्यादा है। ऑफ सीजन में तो हम लोग 100 रुपये किलो बेचते हैं। इतना माल कहाँ से आ जाता है? मैंने पूछा। उसने कहा माल की कमी नहीं है, दिवाली की पुताई से पहले बहुत लोग सारा माल अपने घर से निकालते हैं। अभी जो मेम साहब आई थी उनके पर्दे बदल जाएंगे तो सारा माल यहीं छोड़ जाएंगी। राजभाषा विभाग हर साल यही करता है। इस साल का सरप्लस हमारे पास पटक जाता है और अगले साल उसी को खरीद भी लेता है। वैसे सबसे ज़्यादा आवक कविता की है। कविता की? मैंने हैरानी से पूछा। उसने कहा हाँ, आप तो जानते ही हैं हिंदी में सबसे ज़्यादा कविता ही लिखी जाती है, पढ़ी कम जाती है, लिखी ज़्यादा जाती है। हर मोहल्ले में 4-5 कवि तो होते ही हैं। कविता कहीं छपते नहीं, लौट कर आ जाती है तो अपने खर्चे से उन्हीं का संग्रह छपवा लेते हैं। बाँटें तो कितना बाँटें, जिसे देते हैं वो कहता है पहले से एक पढ़िए, तो वो सारा माल यहीं आ जाता है। एक मज़ेदार किस्सा है। पड़ोस के मोहल्ले में एक कवि रसराज रसिक रहते हैं। 2 बेटे हैं, दोनों की रानी, आमदनी अच्छी है। रसिक को काव्य संग्रह छपवाने का शौक़ है। बेटे जानते हैं कि फिजूल खर्ची है, पर कहते हैं कि चलो ठीक है, बाप अगर क्लब में जाता, जुआ खेलता, दारू पीता तो ज़्यादा खर्च होता, इससे अच्छा है कि कविता लिखता है। तो एक बार यूँ हुआ कि रसिक जी ने जोश जोश में अपने काव्य संग्रह की 5000 प्रतियाँ छपवा लीं। अब बाँटें तो कितना बाँटें? एक नौजवान मिला, कहा कि आप उच्च कोटि के कवि हैं, आपके साहित्य का प्रचार मैं करूँगा। रोज़ 3-4 प्रतियाँ ले जाता। एक दिन रसिक जी को मालूम पड़ा कि वह पनवाड़ी है, तो मारे गुस्से के सारे प्रतियाँ यहीं पटक गए। अब यह 50 रुपये किलो भी क्या बुरा है? मैंने पूछा साहित्य नग के हिसाब से नहीं बेचते? जैसे शास्त्रीय संगीत का गवैया उस्तादों के नाम लेते हुए कान पकड़ लेता है, उसने कान छूकर बताया कि वेद प्रकाश जी और सुरेंद्र मोहन जी की बिकती हैं। पहले मनोहर कहानियाँ और सत्यकथा भी बिकती थी, पर अब तो टीवी चैनल ज़्यादा सच्चे और ज़्यादा मनोहारी हो गए हैं। नग वाला जमाना चला गया है, अब तो किलो का ही हिसाब चलता है। अंग्रेजी का साहित्य नहीं रखते? मैंने पूछा। पटरे पर बैठकर सब्जी बेचने वाले से जैसे बेबी कॉर्न या बटन मशरूम मांग लिया गया हो, उसने सकुचाते हुए कहा नहीं बाबूजी, उसके लिए तो आपको बिग बाज़ार जाना पड़ेगा, शोरूम भी हैं, यह बड़े डीलरों वाला काम है। मैंने 5-6 किलो साहित्य तुलवाया। दुकानदार अंदर गया, लौट कर कहा आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है। परसाई जी की किताब थी, प्रेमचंद के फटे जूते। जिस भाषा का साहित्य 150 रुपये किलो बिकता हो, उसके लेखक को फटे जूते नसीब हो जाएं, यही बड़ी बात है। एक दूसरी रचना कि चूँकि यहाँ पर सारे साथी विभिन्न कलाओं से जुड़े हुए हैं, कवि हैं, कलाकार हैं, चित्रकार हैं, तो उसी ज़मीन पर एक छोटी रचना, शीर्षक है कलादारी के मुकदमे। अपना मुल्क शुद्धतावादी कला के स्वर्ण युग में दस्तक दे चुका है। कहीं से यह खबर मिली कि गोवा में कविता पसंद न आने पर एक कवि के विरुद्ध FIR दर्ज कर दी गई। इससे पहले शुद्ध राग न गाने पर राजस्थान में एक गायक को पीट कर मार देने का समाचार मिला। अब अपने रंगकर्मी साथियों को अपने घटिया नाटकों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। चित्रकार, शिल्पकार, मूर्तिकार, नाटककार, कथाकार, संगीतकार, कलाकार, फनकार वगैरह जो कोई भी इस बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें अब अपने अपने आलोचकों को गंभीरता से लेना चाहिए। जल्द ही भारतीय थानों के दृश्य पारंपरिक रुखापन से मुक्त होकर रमणीक, सलोने और मनोहारी हो जाएंगे। चोर, उचक्कों, जेब कतरों और डकैतों की जगह कवि, कथाकार, कलाकार नजर आएंगे। इलाके के छटे हुए फनकारों पर थानों के मुखबिरों की नज़र होगी। हवलदार थानेदार से कहेगा हुजूर, एक पक्का सुराग मिला है। रंगरेज मोहल्ले में एक नामी पेंटर कांगड़ा शैली में मधुबनी की मिलावट कर रहा है, कहें तो आज रात को वहाँ दबिश दे दें। थानेदार कहेगा कर दो, पर केस रजिस्टर मत करना। अभी पिछले महीने ही बाबूजी गुजर गए हैं। तुम तो जानते हो पुराने लोग सेल्फी वगैरह पसंद नहीं करते थे, उनकी कोई फ़ोटो नहीं है, तो एक अच्छा सा पोर्ट्रेट बनवा कर केस रफा दफा करवा देंगे। हवलदार कहेगा पोर्ट्रेट बनवाना है
तो एक बार फिर से सोच लें। इन दिनों फोक पर काम कर रहा है, पर बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट का आर्टिस्ट है। पता नहीं बनेगा क्या और नज़र क्या आएगा। रंगकर्मी शायर मित्र से कहेगा, यार आज तो गजब हो गया। हम लोग नुक्कड़ नाटक कर रहे थे, लास्ट में एक डेथ सीन था भूख से मरने का। मुंशी जी की नज़र पड़ गई, रंगे हाथों पकड़ लिया, कहा नाट्य शास्त्र में मृत्यु को विभत्स रूप में चित्रित करना वर्जित है। सीन सिंबॉलिक होना था, कम से कम इतना मूर्त और स्थूल नहीं होना था। 1000 रुपये का चालान काटने पर आमादा हो गया। ले देकर 300 में मामले को निपटाया। शायर कहेगा तुम तो सस्ते में छूट गए। मैं एक मुशायरे में था, टीआई साहब ने पकड़ लिया, कहा काफिया तो ठीक है, रदीफ में एक मात्रा गड़बड़ है। मतले के दोनों मिसरों में वजन मेल नहीं खाता है, संगीन जुर्म है। अंदर करने की बात कर रहे थे। किसी तरह आयोजक ने मामले को रफा दफा तो कर दिया, पर मुझे बहुत कड़ी चेतावनी मिली है। अदालतों में अब दीवानी और फौजदारी के अलावा नए किस्म के मुकदमे दर्ज किए जा सकेंगे, जो कलादारी के तहत शुमार किए जाएंगे। सरकारी वकील के रिक्त पदों पर आलोचकों की भर्ती होगी। दंड संहिता में कुछ नई धाराओं को शामिल किया जा सकेगा। भारतीय पुलिस सेवा में कवि, कलाकार, कथाकार, चित्रकार आदि का विशेष दस्ता होगा, जो मौका या वारदात पर त्वरित कार्रवाई के लिए प्रशिक्षित होगा। अभी की साहित्यिक गुटबाजी का दर्जा बढ़ जाएगा और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की मामूली कार्रवाई गैंगवार के नाम से चिन्हित की जाएगी। हिंदी फिल्मों के डॉन का गेटअप सिरे से बदल जाएगा। वे तमंचे की जगह कलम कूची लिए नजर आएंगे। शास्त्रीय संगीत के उस्तादों के परिचय में यह नहीं बताया जाएगा कि वे अमुक घराने से हैं, बल्कि यह कहा जाएगा कि वे फला गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं। लोक अभियोजक सख्ती के साथ कहेगा कि मिलॉर्ड, आरोपी गवैये ने कोमल गंधार की जगह शुद्ध स्वर लगाकर भारतीय दंड संहिता की अमुक धारा का उल्लंघन किया है। लाइव कंसर्ट में मौजूद चश्मदीद गवाहों ने इस बात की तस्दीक की है। मेरे काबिल दोस्त का यह बयान कि मुलजिम ने प्रयोग करने के लिए सुरों के साथ फेरबदल की थी, शुद्धतावाद की स्पिरिट के खिलाफ है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि मौसीकारी हलकों में एक नज़ीर पेश करने के लिए मुलजिम को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा कोई गवैया प्रयोगवाद के फेर में न पड़े। जिले के कप्तान हर महीने होने वाली क्राइम मीटिंग में शुद्धतावाद के खिलाफ जाने वाली नापाक हरकतों का खुलासा करेंगे। वे एक एक घटना का विश्लेषण करते हुए बताएंगे कि किस तरह प्रगतिवादी कवियों ने छायावाद के बिंबों का इस्तेमाल किया है, अथवा किस तरह सख्त चेतावनी के बावजूद मॉडर्न थिएटर करने वाले कलाकार लोक शैली के तत्वों का इरादतन इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे कवि कथाकार जिनकी रचनाएं पत्रिकाओं से खेत सहित लौट आती हैं, सुनी गैलरियों वाले चित्रकार और पिटे हुए नाट्य निर्देशकों का विशेष दस्ता तैयार किया जाएगा। सरकारी खर्चों पर यात्रा आदि के अतिरिक्त इनकी सुविधाओं के लिए एक विशेष फंड रखा जाएगा, जिसकी सीमा सालाना बजट में तय कर दी जाएगी और यह विशेष मद गृह मंत्रालय के खाते में होगी। यह दस्ता संस्कृति कर्मियों और पुलिस महकमे के बीच एक कड़ी की तरह होगा, जिसे अर्ध पुलिस बल का दर्जा दिया जाएगा। दस्ते का मुख्य कार्य मुखबिरी का होगा, जो संदिग्ध कलाकारों पर कड़ी नज़र रखेगा। कविताई हलके में सबसे ज़्यादा मारकाट मचेगी, खासतौर पर हिंदी कविता में। हिंदी कवि एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा फर्जी मुकदमे इसी के दाखिल होंगे। कलादारी के कुछ वकील खास कविता के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करेंगे। जिस हिंदी कवि को अनेक संग्रहों के एवज में फूटी कौड़ी न मिली हो, उसे अपने ऊपर लगे मुकदमों को निपटाने में लाखों खर्च करने पड़ेंगे। राम जेठमलानी, प्रशांत भूषण, सोली सुराब जी की तरह कविताई के कई धाकड़ वकील होंगे, जो कविता पर बड़ी बारीक बहस करेंगे। इस तरह हासिल न्याय मुहावरे वाला न होकर सचमुच का पोएटिक जस्टिस कहलाएगा। कला के दीगर हलकों में भी शुद्धतावाद का काम बड़ी तेज़ी से चलने की उम्मीद है। शुद्धतावादी कला के अच्छे दिन बस आने ही वाले हैं। निर्गुण धारा सूफी भाव से मुक्त होगी। नाटकों के ऊपर लीलाओं को तरजीह दी जाएगी। गंगो जमनी हिंदुस्तानी जवान की जगह भाषाई शुद्धता पर तेज़ी से काम होगा। व्यंग्य में करुणा के भाव को निषिद्ध कर दिया जाएगा। साहित्य की एक नई धारा विकसित होगी, जो शुद्ध स्वदेशी कहलाएगी और पतंजलि के स्टोर्स में उपलब्ध होगी। शुद्धतावाद का यह आग्रह सिर्फ कलाओं के लिए है। दीगर हलकों में काम हस्बे मामूल वैसा ही चलता रहेगा। राजनीति में धर्म की मिलावट की जा सकेगी, न्याय के साथ पाखंड होगा और धर्म के नाम पर धंधा बेरुख टुक किया जा सकेगा। साहित्य और कलाओं के नए प्रतिमान वही तय करेंगे जो इससे सबसे ज़्यादा विमुख हैं।
कविता वंदना के शिल्प में होगी। झुक जाने को नृत्य मुद्रा माना जाएगा, चारण ही कलाकार समझे जाएंगे और विरुदावली साहित्य की मुख्यधारा होगी। अभिनय और रूप सज्जा के साथ सियासी कलाबाजी ही कला कहलाएगी। इससे इतर जो भी होगा अशुद्ध होगा, वर्जित होगा, दंडनीय होगा। धन्यवाद। स्तरीय व्यंग्य रचनाओं से बहुत ही शानदार आगाज़ हुआ है इस कार्यक्रम का। आह को आभूषण बनाने की कला से समृद्ध व्यंग्य रचना का ये विधा का कमाल हमने यहाँ पर देखा। और दिनेश चौधरी जी की व्यंग्य की बारीकी व्यक्तिगत रूप से मुझे पहली बार देखने की का अवसर मिला। बहुत अद्भुत आनंद आ गया। क्या तीखी नज़र है, क्या पैनी दृष्टि है। मैं उपाध्यक्ष विवेक पांडे जी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया यहाँ मंच पर आएं और हमारे फाउंडेशन की तरफ से स्मृति चिन्ह यादगार के रूप में प्रिय अभिषेक जी को दें। श्री विवेक पांडे जी जो भारत के अच्छे रंग निर्देशकों में शुमार होते हैं, कविता मंचन में जिनकी विशेष प्रवीणता है, मैं विवेक जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और प्रिय अभिषेक जी का हम लोगों की तरफ से ये स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन करें। नवीन चौबे जी से जो अध्यक्ष हैं विवेचना रंगमंडल के और भारत के दिग्गज अभिनेताओं में शुमार होते हैं, उनसे भी साग्रह निवेदन करूंगा कि वे कृपया यहाँ आए और दिनेश भाई को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। प्रिय अभिषेक जी। इस शुभ वेला के बाद मैं सभी को आमंत्रित कर रहा हूं। बाहर एक बड़े खूबसूरत कविता पोस्टर प्रदर्शनी लगी है पंकज दीक्षित जी की। उस कन्या का नाम क्या है? अंजलि राउत। और पिछले अंजलि राउत जी और पंकज दीक्षित जी की पोस्टर प्रदर्शनी लगी है, वो आप देखें। और 3 बजे से हमारा अगला सत्र है ओपन माइक का। हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।